बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक लड़की बड़ी ही मीडिया की जीनत बनी हुई है। खुसूसन इंडियन मीडिया का हर चैनल उसी लड़की की बात कर रहा है, उसी से इंटरव्यू कर रहा है। वो लड़की इस्लाम को छोड़ती है, हिंदू मजहब इख्तियार करती है और इंडिया चली जाती है। ये सारी स्टोरी वो अपनी जुबानी एक इंटरव्यू के अंदर बयान करती है। वो सारा इंटरव्यू हम आपके सामने रखते हैं। उसका खामद सऊदिया के अंदर पैसे कमाने की गरज से गया है और आज बेचारा वो हाथ जोड़ के दुआइयां दे रहा है, कभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और कभी इंडियन गवर्नमेंट को, कि मेरे बीवी और बच्चों को वापस लाया जाए। यहाँ पे थोड़ा रुकिए, ये सारा इंटरव्यू हम आपके सामने रखते हैं। उससे पहले थोड़ी सी बात है, ये गौर से सुनिए। क्या बहसीयत मुसलमान एक शोहर, एक बाप, एक बेटा, एक भाई, उसकी सिर्फ यही जिम्मेदारी है? वो सुबह से लेके शाम तक गधे की तरह काम करेगा और जो पैसे वो कमाएगा शाम को घर ला के दे देगा, बस, और कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं। उसकी बीवी क्या कर रही है, बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, वो पैसा जो कमा के ला रहा है वो कहाँ पे खर्च हो रहा है। जब हम इन सारी जिम्मेदारियों से अपने आप को दूर कर देते हैं, कोई परवाह नहीं करते, तो फिर उसका नतीजा इतना खतरनाक निकलता है जो इस लड़की की सूरत में निकला है। ये लड़की जैकबाबाद की रहने वाली है, 4 बच्चों की माँ है। मोबाइल के ऊपर पबजी गेम के जरिए एक सचिन नामी हिंदू लड़के से इसकी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती तकरीबन 3 साल तक चलती रहती है फोन के ऊपर। फिर ये अकेली नेपाल जाती है, सचिन से मेल मिलाप होता है, मुलाकात होती है, फिर वापस आ जाती है। फिर आके ये अपने बच्चों के पासपोर्ट बनवाती है, अपना घर बेच देती है, फिर दुबई के जरिए नेपाल पहुंचती है और फिर नेपाल से बगैर वीजे के ये इंडिया के अंदर चली जाती है और इस्लाम को छोड़ के हिंदू मजहब इख्तियार कर लेती है और अपने बच्चों के नाम भी हिंदुओं के नाम पे रख देती है। ये सारी स्टोरी उसी की जुबानी सुनते हैं। एक वाकया शुरू कब हुआ, कहानी शुरू कब हुई और कैसे कैसे इसने, इस लड़की ने ये कदम उठाए। बहनें तो सबको प्यारी होती हैं, मुझे भी हैं और याद भी आती हैं। मेरे पापा के बाद हमारा कोई भी नहीं था। मेरा एक भैया थे और उनके लिए शायद मैं टेंशन थी वहाँ पे कि कुछ थी प्रॉब्लम हमें। कभी भी नहीं जाऊंगी सर, सच में मैं गला काट दूंगी, जहर खा लूंगी, यहीं मर के दिखाऊंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर। यहाँ जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं यहाँ। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के रब्बूपुरा इलाके में हूँ और मेरे साथ वो 2 लोग हैं जिनकी चर्चा न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी हो रही है, सीमा और सचिन। तो सबसे पहले सीमा, आप बताइए कि आपके सामने वतन था और प्यार था। नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ, नहीं, वो भी देश है। मैं वहाँ रही हूँ, पली बढ़ी हूँ, मेरा बचपन बीता वहाँ पे। मेरी अम्मी, मेरे मम्मा पापा, भाई बहन वहीं के हैं, मेरे माँ बाप की कब्र वहीं पे है। तो उस देश के बारे में मैं कोई गलत नहीं बोलूँगी। बाकी अब प्यार था। अब जिंदगी एक बार ही मिलती है, फिर मर जाना होता है, कुछ साल बाद बुढ़ापा, फिर मौत, फिर ऐसे ही चलते। जो मेरे पापा थे कभी जिंदा थे, उनकी अपनी आंखों के आगे मौत देखी हमने, तो जिंदगी खत्म ही हो जानी है। तो मैंने प्यार को चुना सर। जब आपकी पबजी से बात शुरू हुई तो सीमा आपको मिली, 4 बच्चे, क्या सोचा उस वक्त आपने? 2020 में हमारी बात हुई थी। होने के बाद उसके क्या 6-7 महीने बाद वो पता पड़ गई थी मुझे। तो कोई बात नहीं है, जब बच्चे हैं तो क्या हुआ, तेरे बच्चे मेरे बच्चे एक बात है, कोई बात नहीं है। मैं जैसी तू है मेरे लिए, ऐसे ही बच्चे हैं, जैसे बच्चे हैं ऐसे लिए तू है, बस। कब तय किया कि अब सीमा को भारत बुला लेना है? सर जब ही तय कर दिया था 2021 में, जब हमारा प्यार शुरू हो गया था। सीमा बताइए कि जब आप गेम, आपने पबजी खेलना शुरू हुआ, पबजी पे आपको सचिन मिले, कैसे आपकी प्यार की शुरुआत हुई? हमारी सर बात होती थे, ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान। तो जस्ट फ्रेंड थे हम, तब सिर्फ खाली दोस्ती थी हमारी। ये मुझे दिखाते थे, मैं इनको दिखाती थी, ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही हूँ। तो खुशी होती है ना कि दूसरे देश का बंदा आपसे बात करे, तो खुशी अलग होती है, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। दूसरे देश का बंदा बात कर रहा है, तसव्वुर में कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। फिल्में ही देखते थे भारत की, कोई बात भी कर रहा है।
ज़्यादा तो यही खुशी थी इनसे बात करने की, मैं इंडिया के किसी लड़के से बात कर रही हूँ। तो इसी में मतलब होते होते हमारी बात बहुत ज़्यादा होने लगी ना, आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन पूरी रात भी हमारी बात होती रही है। तो इससे मेरी बहुत आदत सी पड़ गई, बहुत मतलब प्यार हो गया इनसे। फिर पहली मुलाकात सचिन के साथ आपकी कहाँ हुई और कैसे आप आए? नेपाल में हुई थी 10 मार्च को, मैंने टिकट कराई थी इनके लिए। 10 मार्च को मैं आई थी इनके पास, नेपाल में ही। आप कह रहे हैं कि आपने हिंदू धर्म अपना लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगी? मैंने खुद अपनाया है, मुझे किसी ने कोई प्रेशराइज नहीं करा। और हैदर वीडियो में कह रहे हैं कि सचिन ने हमारा दिमाग खराब कर दिया, हमें यहाँ लाए। मुझे किसी ने दिमाग मेरा खराब नहीं करा सर, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, इनकी मोहब्बत में आई हूँ। इनकी मोहब्बत में मैंने ये धर्म भी स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरे पति हैं ये, मैं मानती हूँ। हमने नेपाल में शादी करी है, मेरी इंस्टा की आईडी है सती मीनू, उसमें हमारी वीडियो पड़ी हुई है। सीमा, ये बताइए कि आप जो मार्च में आई उसके बाद फिर आप मई में आई, तो मई का आप किस तरह से आई और फिर कैसे भारत ग्रेटर नोएडा तक पहुंची? बस सेम ही था। मार्च में मेरे लिए थोड़ा कठिन था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं जहाज में बैठ रही हूँ। क्योंकि जब जहाज उड़े तो मैं बिल्कुल बहरी सी हो रही थी, मुझे पता भी नहीं कि मेरे कानों में दर्द क्यों हो रहे हैं। तो मैं मुझे कुछ हो रहा है, तो वहीं 2-3 लड़कियां थी ना, पूछ रही मेरे कानों में कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो कहते ये नॉर्मल है, जहाज उड़ते समय तो आपके कानों में दर्द होता है। इस तरह का था मेरे लिए। फिर सेकंड टाइम तो बहुत आसान था, मुझे पता पड़ गया कि यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है, यहाँ लिखा होता है कि आप कनेक्टेड फ्लाइट है, यहाँ लिखा है कि जो आप दुबई जाएंगे। तो फिर मुझे पता पड़ गया क्योंकि मुझे समझाया था लड़कियों ने ना, बहुत अच्छी लड़की। नेपाल से भारत में तो चेकिंग होती है बॉर्डर पर, वो आपने कैसे पार किया और कैसे आप आई? किसकी आपने मदद ली? वो क्योंकि बहुत कठिन है। सचिन की मदद थी, इन्होंने मुझे अपना सारा एड्रेस सही से लिखवा रखा था। और जब मेरी टिकट हुई ना तब भी इन्होंने अपना सारा एड्रेस, अपना नाम, पापा का नाम, सब कुछ सही से लिखवा रखा था। आपकी चेकिंग नहीं हुई? चेकिंग पूछताछ बहुत हुई अच्छे तरीके से, बैग चेक करा गया मेरा, पर आईडी कार्ड का पूछा गया तो मैंने कहा मेरा खो गया है, तो इसलिए ज्यादा पूछा नहीं है। बच्चों को, मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, जो 3 दिन का सफर था। बड़ी लड़की उल्टियां करती है बहुत ज्यादा मेरी, तो इसलिए वो इतना ज्यादा नहीं पूछा गया, मुझ पे थोड़ा रहम किया गया। पुलिस ने आपके पास से 3 आधार कार्ड और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, वो किसके? एक मेरे पति का है, 3 मेरे बच्चों के थे, एक मेरा था, एक मेरा खराब फोन था, वो टूटा हुआ था, मतलब 2 टूटे हुए बिल्कुल फोन। एक तो यहीं टूटा है इंडिया आके। कुल कितने फोन थे आपके पास? हमारे पास 5 थे, मेरे पति के पास। 3 बच्चों के थे, मेरे बड़े वालों को, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का। तो आपके बच्चे फोन चलाते हैं? जी सर, वो पाकिस्तान से लेके चलाते हैं। और 3 आधार कार्ड? मेरे पापा का, हैदर का और मेरा। पाकिस्तान के आधार कार्ड? जी सर, मेरे पापा की कॉपीज थी, वो कॉपीज की रंगीन कॉपी न होती, वो रंगी कॉपी थी, और मेरा ओरिजिनल था। सचिन, बताइए कि गुलाम हैदर अपने बच्चों को सऊदी से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को उनको दे दिया जाए, उनकी पत्नी को वापस भेज दिया जाए, क्या कहेंगे इसमें? नहीं सर, पत्नी तो मेरी भी है, ये तो शादी तो मैं भी कर चुका हूँ, तो मेरा तो कहना ये है कि मैं यहीं पर रहे, मेरा मानना ये है कि यहीं पर रहे बस। तो पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने काउंसलर एक्सेस के लिए भी कहा है, वो आपसे बात करेंगे। अगर पाकिस्तान कहे कि हम आपको वापस बुला रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या करेंगे? मैं मना कर दूंगी सर। हमारे पाकिस्तान में भी यही था कि अगर 18 साल से बड़ी लड़की अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकती है, वो आज भी पाकिस्तान में चल रहा है। 18 साल से बड़ी हर अपनी जिंदगी का फैसला ले सकती है। तो मैं 27 साल की हूँ, मैं अपनी जिंदगी का फैसला ले सकती हूँ। और ये भी नहीं है कि अब मैं औरत हूँ तो मैं आदमी से तलाक नहीं ले सकती। मैं औरत भी नोटिफिकेशन भेजती है आदमी को तलाक के लिए। आपका कब करें तलाक नहीं हुआ, कोई लिखित वाला नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी अगर यहाँ से कोई इनको कागज भेज दूं। वैसे तो मेरे पति है नहीं, जुबानी हमारी खत्म हो चुकी, क्योंकि पाकिस्तान में जुबानी अब भी चलता है। कोशिश करूंगी अगर यहाँ से अगर नोटिफिकेशन मतलब जाते हैं कागज, तो मैं डिवोर्स यहाँ से उनसे लेने के लिए तैयार। आपकी बातचीत हुई भारत आने के बाद अपने परिवार से, भाई से, बहन से? नहीं करी, मैंने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करा। अच्छा, आप किराए के मकान में कराची में रह रही थी, तो आपने कौन सा मकान बेचा? गुलाम हैदर का बेचा या कोई अपना मकान बेचा? गुलाम हैदर का नहीं था, वो मेरा था सर। और हैदर को भेजने के लिए मैंने अपना सोना गिरवी रखा था। हैदर के जाने में आधा पैसे तो मेरे लगे थे, मैंने कमेटियां रख के इनको सऊदी अरब भेजा था। तो इसमें ये क्या हो गया कि बस गुलाम हैदर का घर हो गया। उन्होंने बच्चों के लिए खाने के लिए पैसे दिए थे, वो मैं थी कि जोड़ जोड़ के मैंने घर लिया। वो मेरा दिमाग था कि भाई घर चाहिए। तब इनसे मेरी बातचीत होती थी, पर इतनी प्यार नहीं था कि मैं सोचती। मैंने लिया था सर, मुझे हैदर ने कोई नहीं, मेरे आधार कार्ड पे, मेरी आईडी कार्ड पे था। आपकी बहन से बीबीसी ने बात की है, वो भी दुखी हैं आपके भारत आने में? रीमा,
मैं जानती हूँ वो बहुत दुखी होंगी, क्योंकि वो मुझसे और मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती है। बहन तो बहन होती है सर, पर मैं उस बहन को भी कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ सचिन की उनको बहन को और छोटी बहन को, भाई को भी कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चों का मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं, खास करके मीना जी बहुत अच्छे हैं। सीमा, आप पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि आप पाकिस्तान की जासूस हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने जिंदगी में कुछ ऐसा देखा ही नहीं है। मैं घर से बस अभी जो इनसे प्यार के चक्कर में मैं बाहर ये घूमना शुरू करा, पासपोर्ट बनवाए। मैं जिंदगी में हमें बाहर जाने की भी अलाउ इजाजत नहीं होती सर। मैं एक मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिली से हूँ, मेरे कोई फैमिली हाई फाई नहीं है, मैं इतनी एजुकेशन भी नहीं हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बहुत अंग्रेजी के शब्द ऐड कर लेती हूँ, इसका मतलब नहीं कि मुझे सारी इंग्लिश आती है। आप 2 लाइन इंग्लिश की मुझे साथ से बोलवाते रहे, मैं तो नहीं लगूंगी फिर। ये बताइए कि आपके जो भाई हैं वो पाकिस्तानी सेना में काम करते हैं, उनके बारे में कब उनकी नौकरी हुई और वो क्या करते हैं? कंफर्म तो मुझे याद नहीं है, उनको पता होगा, पर 22 में ही हुए थे वो। सीमा, सचिन 6-7 हज़ार रुपये एक दुकान पे काम करते हैं, 4 बच्चे हैं, आपको 13,000। आपको लगा कि आप जीवन भर सारी कहानी आपने उसी लड़की की जुबानी सुनी। वो खुद कह रही है कि मैं इंडियन फिल्में देख के और मोबाइल के ऊपर पबजी गेम के जरिए एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ और फिर सारी हदें क्रॉस कर जाती है, हत्ता कि अपना मजहब भी चेंज कर लेती है। यहाँ पे हम खुद फैसला करें उस लड़की का कितना कसूर है और बहसीयत मुसलमान एक शोहर का कितना कसूर है, एक बाप का, भाई का, बेटे का, मुआशरे का, हमारी तरबियत का कितना अमल दखल है इसके अंदर। आज तो हमारी अक्सरियत का यही हाल है कि सिर्फ डिमांडें पूरी करते हैं। बीवी ने जो कह दिया वो ला के दे दिया, बेटी ने जो कह दिया वो ला के दे दिया, बेटे ने जो कह दिया वो भी ला के दे दिया, लेकिन उसके ऊपर नजर नहीं होती कि बेटे ने डिमांड तो कर दी है, लेकिन ये पैसा लेके कहाँ जा रहा है? चीज इसने मुझसे मंगवा ली है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है? जब बात हद से गुजरती है ना, पानी सर से गुजर जाता है, फिर हाथ जोड़ के दुआइयां दे रहे होते हैं, हमारी तो इज्जत ही खत्म हो गई, हमारी तो नाक ही कट गई। तो उस वक्त के आने से पहले हम थोड़ा गौर करें कि बहसीयत मुसलमान हमारी इस मामले में जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम हर एक को जब तक उसके बुनियादी हुकूक नहीं देंगे ना, उस वक्त तक ये मुआशरा सुधरेगा नहीं, तरबियत नहीं होगी। जब तक हम अपने आप को हकीकी इस्लाम की तरफ नहीं डालेंगे ना, उस वक्त तक इसी तरह के मामलात होते रहेंगे, इसी तरह के वाकयात होते रहेंगे। जब तक हम अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे और उस जिम्मेदारी के ऊपर अमल करने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक इसी तरह के काम होते रहेंगे। जब हम सही मानों में इस्लाम को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह फिर इस्लाम भी हमें इज्जत देगा और इस तरह के मामला से पहले ही रब ताला की तरफ से मदद शामिल हाल होगी जो हमें हर आजमाइश से पहले बचा लेगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे।